हेलो स्टूडेंट। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है। आज जो हम लोग का चैप्टर रहेगा वो रहेगा प्रकाश और परावर्तन तथा अपवर्तन। तो आज का पहला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा प्रकाश का परावर्तन। किसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, इसको हम लोग समझते हैं। तो जब हम प्रकाश की बात करते हैं तो जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह पर आपतित होती है और वहां से आपतित होने के बाद से पुनः वहां से पहले माध्यम में जब वापस आ जाती है तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। क्या बताया गया प्रकाश के परावर्तन में कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी एक माध्यम से चलकर किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है तथा पुनः पहले माध्यम में वापस लौट आती है तो यह जो घटना है इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। तो किसे बताया जा रहा है प्रकाश का परावर्तन? कि जब कोई भी प्रकाश किरण होगी वह एक माध्यम से चलेगी और जब दूसरे माध्यम की सतह पर आपतित होगी तो आपतित होने के बाद से वह वहां से टकरा कर पुनः पहले माध्यम में क्या होगी, वापस चली आएगी। तो यह जो घटना है उस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसको फिगर से देखते हैं। यदि हम फिगर की बात करें तो ये हमारा एक सतह है जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है। ये हमारा एक सतह है और इस सतह को हम लोग नाम देते हैं परावर्तक पृष्ठ। मान लेते हैं जो यह सतह है उसका नाम है एक्स और वाई। ये आपका एक्स और वाई है और इस एक्स और वाई को हम लोग नाम देंगे परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। ठीक है। अब इस पर क्या होगी, ये कोई प्रकाश किरण आकर इस पर आपतित हो रही है। ये जो प्रकाश किरण आकर इस बिंदु पर आपतित हो रही है तो इस प्रकाश किरण को नाम देंगे आपतित प्रकाश किरण। आपतित किरण। जिस बिंदु पर यहाँ पर टकराई है या आपतित हुई है इस बिंदु पर खींचेंगे एक लंब और इस लंब को नाम देते हैं हम लोग अभिलंब। ये है आपका अभिलंब। और ये प्रकाश किरण टकराने के बाद से पुनः पहले ही माध्यम में क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। तो जो वापस जाएगी उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो यही जो घटना है इस घटना को क्या नाम देते हैं, प्रकाश का परावर्तन। कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है और टकराने के बाद पुनः पहले ही माध्यम में क्या होती है, वापस चली जाती है, तब यह घटना कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। आप देख रहे होंगे कि जो प्रकाश किरण सतह से टकरा रही है आकर उसे आपतित किरण कह रहे हैं, टकराने के बाद से जो वापस जा रही है उसे परावर्तित किरण कह रहे हैं। और दोनों जिस बिंदु पर यहाँ पे मिल रही है उस बिंदु पर एक हम लंब खींचे हैं जिसे हम लोग क्या नाम दिए हैं, अभिलंब नाम दिए हैं। दोनों प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को नाम देते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु नाम देते हैं। ठीक है। अब एक चीज और देख लेते हैं कि जो ये आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है इसके बीच जो कोण बनेगा उस कोण को दिखाते हैं हम लोग आई से और इसे बोलते हैं आपतन कोण। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण। यहां पे लिख दे रहे हैं आपतन कोण। तो ये है आपका आपतन कोण।
फिर ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो इसके बीच जो कोण बनेगा इसे हम लोग नाम देंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, और इसे दिखाते हैं हम लोग आर से। ठीक है, तो यही जो घटना है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है और टकराने के बाद पुनः पहले ही माध्यम में क्या होती है, वापस चली जाती है, तब इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रकाश का परावर्तन नाम देते हैं। जो प्रकाश किरण आकर सतह से टकराती है उसे आपतित किरण, टकराने के बाद जो वापस जाती है उसे परावर्तित किरण। दोनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नियम की, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो जब हम प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम। फिगर में देखिए, ये जो आपतित किरण आ रही है और ये जो परावर्तित किरण जा रही है और ये जो अभिलंब है, तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। पहला जो नियम कहता है वो नियम ये होता है कि आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, और दूसरा नियम ये कहता है कि जो आपतन कोण है, आपतन कोण जिसको हम लोग आई से दिखाए हैं, तथा परावर्तन कोण है, तथा परावर्तन कोण है जिसको आर से दिखाया गया है, यह सदैव बराबर होता है। सदैव क्या होता है, सदैव परस्पर बराबर लिख लीजिए, सदैव परस्पर बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये जो दो नियम है, इन्हीं नियमों को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम नाम देते हैं। फिर से एक बार देख ले कि प्रकाश का परावर्तन में क्या बताया गया कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के सतह पर आपतित होती है तथा आपतन के पश्चात पुनः पहले माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रकाश का परावर्तन नाम देते हैं। जब हम नियम की बात करते हैं तो बताते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम ये कहता है कि जो आपतन कोण बना है आई तथा परावर्तन कोण जो है वो आर, ये परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये एक घटना है प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग देखते हैं कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है वह हम लोग दर्पण से समझते हैं कि जब हम दर्पण की बात करते हैं तो कैसे दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है, कैसे उसके नियम होते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे आखिर दर्पण क्या होता है। तो जब हम दर्पण की बात करते हैं तो बताते हैं दर्पण में कि दर्पण किसी कांच का एक भाग होता है। जो दर्पण होता है वो क्या होता है, किसी कांच का एक भाग होता है जिसके किसी एक सतह पर पेंट किया गया होता है या पॉलिश किया गया होता है। तो उस कांच की संरचना को हम लोग क्या नाम देते हैं, दर्पण नाम देते हैं। तो हम लोग बता सकते हैं कि दर्पण क्या होता है। तो दर्पण कांच का एक भाग होता है, कांच का एक भाग होता है।
ठीक है, जिसके किसी एक सतह पर, किसी एक सतह पर पेंट किया हुआ होता है या पॉलिश किया गया होता है, तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? दर्पण। यानी कांच का वह भाग क्या कहलाएगा? कांच का वह भाग कहलाएगा हमारा दर्पण। बात करें दर्पण के प्रकार की, तो जो दर्पण होते हैं वो दर्पण होते हैं दो प्रकार के। दर्पण के जब हम प्रकार की बात करते हैं तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं दो प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। जो पहला दर्पण होता है उसे नाम देते हैं समतल दर्पण, तथा दूसरा जो दर्पण होता है उसे नाम देते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, दर्पण कितने प्रकार के बताए जा रहे हैं? तो जो दर्पण होते हैं वो सामान्यतः दो प्रकार को देखने को मिलेंगे। पहला जो दर्पण होगा उसे नाम देंगे समतल दर्पण, दूसरा जो दर्पण होगा उसे क्या नाम देंगे? गोलीय दर्पण। जब हम बात करते हैं समतल दर्पण की, तो हम लोग बताते हैं समतल दर्पण में कि समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? समतल होता है। क्या बताया गया? कि समतल दर्पण वह दर्पण है कि जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? समतल। परावर्तक पृष्ठ कहने का मतलब है, जैसे आप देखिए फिगर में एक्स वाई को क्या नाम दिया गया है? परावर्तक पृष्ठ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, परावर्तक पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जिससे प्रकाश किरण टकराने के बाद पहले माध्यम में वापस चली जाती है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि ये आपतित किरण आया, इससे टकराया और टकराने के बाद से क्या हुआ? वापस चला गया। तो जिस सतह से टकराकर प्रकाश किरण वापस जा रही है उस सतह को क्या नाम देते हैं? परावर्तक पृष्ठ नाम देते हैं। और यदि परावर्तक पृष्ठ क्या हो जाए? समतल हो जाए। परावर्तक पृष्ठ क्या हो जाए? समतल। तो यदि परावर्तक पृष्ठ समतल हो गया तो वह जो दर्पण होगा उस दर्पण को हम लोग क्या नाम देंगे? समतल दर्पण नाम देंगे। और यदि परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोलीय, तो उस दर्पण को हम लोग क्या नाम देते हैं? गोलीय दर्पण। दोनों का परिभाषा लगभग सेम है, बस अंतर है कि जो परावर्तक पृष्ठ है वह परावर्तक पृष्ठ क्या है? अलग अलग। यदि इस परावर्तक पृष्ठ क्या हो जाएगा? समतल, तो उसे नाम देंगे समतल दर्पण। और यदि परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो जाएगा तो उसे क्या नाम देंगे? गोलीय दर्पण नाम देंगे। जैसे फिगर से देखें हम लोग, मान लेते हैं ये हमारा एक्स और वाई एक दर्पण है और इसके सतह पर ऐसे हम पेंट कर दिए, तो एक हिस्सा पेंट हो गया, यानी एक भाग जो हुआ वो पेंट है, दूसरी तरफ पेंट नहीं किया गया है। तो ये वाला जो हिस्सा होगा वह होगा परावर्तक पृष्ठ। क्या होगा? परावर्तक पृष्ठ। और ये परावर्तक पृष्ठ हम देख रहे हैं एकदम प्लेन है, एकदम समतल है, इसलिए जो यह दर्पण होगा उस दर्पण को हम लोग क्या नाम दे देंगे? समतल दर्पण। क्या नाम देंगे? समतल दर्पण। ठीक है, बात करें गोलीय दर्पण की, तो गोलीय दर्पण पहले फिगर से समझ लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या देखेंगे हम लोग। कुछ ऐसे बनेगा, ये कर्व के जैसी संरचना होगी। किसी एक सतह को हम क्या कर देंगे? पेंट कर देंगे या पॉलिश कर देंगे। तब ये जो अंदर वाला सतह है ये क्या कहलाएगा? परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। और यही जब परावर्तक पृष्ठ क्या हो गया है? गोलीय हो गया है, इसको हम क्या नाम दिए हैं? गोलीय दर्पण। ये ऐसे भी हो सकता है, जैसे आप देख रहे होंगे, इसको इस साइड से अंदर से पेंट कर दिए, फिर भी जो इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है? वो गोलीय है बाहर वाला, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? गोलीय दर्पण। यानी जो ये दोनों दर्पण है वो कौन से दर्पण है? गोलीय दर्पण है। ठीक है, तो ये है दर्पण और उसके प्रकार। क्या बताया जा रहा है दर्पण में? कि दर्पण क्या होता है? किसी कांच का एक भाग होता है जिसका एक सतह पेंट किया गया या पॉलिश किया गया होता है। जब दर्पण के प्रकार की बात करते हैं तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं।
एक को नाम देते हैं समतल दर्पण और दूसरे को नाम देते हैं गोलीय दर्पण। जब हम समतल दर्पण की बात करते हैं तब बतलाते हैं उसमें कि समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोलीय होता है, तथा गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोलीय होता है। ठीक है। और फिर ये भी बताया गया कि परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, तो वह पृष्ठ जिससे टकराने के बाद से प्रकाश किरणें पहले ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उस सतह को या उस पृष्ठ को हम लोग क्या नाम देते हैं, परावर्तक पृष्ठ नाम देते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे ये देखते हैं कि जो ये हमारा गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होगा। तो अलग से कि यहाँ हेडिंग लग जाएगा हमारा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। तो जब हम लोग गोलीय दर्पण की बात करते हैं, जैसे यहाँ तो परिभाषा हम लोग देख लिया है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोलीय होता है, उसे क्या नाम देते हैं, गोलीय दर्पण। लेकिन जब हम गोलीय दर्पण की बात करते हैं तो उसमें बतलाते हैं कि किसी कांच के खोखले गोले का भाग होता है, किसी कांच के, किसी कांच के खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का एक भाग होता है। जैसे फिगर से देखें, ये मान लीजिए कोई कांच का खोखला गोला है, ठीक है। अब इस खोखले गोले को हम यहां से क्या कर दिए, काट दिए, यहां से इसको क्या कर दिया गया, काट दिया गया। तो इसके दो भाग हो जाएंगे, एक ये बड़ा वाला भाग मिलेगा, एक छोटा वाला भाग मिला। अब इस छोटे वाले भाग को हम एक अलग यहाँ समझना कुछ इस टाइप से बना ले रहे हैं। ये जो छोटा वाला भाग है उसको ऐसे बना लिया गया। अब इसी भाग को हम लोग क्या कर दे, पेंट कर दे। अब इस भाग को पेंट दो तरीके से कर सकते हैं, एक बाहर से भी कर सकते हैं, जैसे ये करके दिखाया जा रहा है आपको, ऐसे भी हो सकता है, या इस वाले भाग को ये ऐसे ही रहे, मान लीजिए यहां बना दे रहे हैं इसको, ऐसे ही रहे और इसको अंदर से पेंट कर दे, अंदर से, ठीक है। तब यह जो दर्पण होगा, यह दर्पण क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण। कैसे बनाया गया कि एक कांच का खोखला गोला लिया गया, उसे काट के दो भागों में विभाजित कर दिया गया। तो एक जो छोटा वाला भाग है उसके किसी एक भाग को क्या कर दिया गया, पेंट कर दिया गया है, या बाहर से कर दीजिए चाहे अंदर से कर दीजिए। तब यह जो दर्पण बना है वह दर्पण क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा जो हम लोग देते हैं तो उसमें बतलाते हैं कि गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसके किसी एक सतह पर पेंट, पॉलिश या कलई किया गया होता है। क्या बताया जा रहा है कि गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसके किसी एक सतह को, जिसके किसी एक सतह को, एक सतह को क्या करना पड़ता है, पेंट कर दीजिए या फिर पॉलिश कर दीजिए या फिर कलई कर दीजिए, बात एक ही है सब, कलई कर दीजिए। तब जो दर्पण प्राप्त होगा उस दर्पण को क्या नाम देंगे, गोलीय दर्पण। ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर गोलीय दर्पण जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो जब हम गोलीय दर्पण की बात करेंगे, आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि एक जो पेंट किया गया है वो बाहर से किया गया है और एक पेंट किया गया है अंदर से। तो जब हम गोलीय दर्पण की बात करते हैं, बतलाते हैं कि गोलीय दर्पण के प्रकार में, गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो जाएंगे, तो गोलीय दर्पण होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होंगे, दो। पहला जो दर्पण होता है उसे नाम देते हैं अवतल दर्पण। क्या नाम देते हैं, अवतल दर्पण। और दूसरा जो दर्पण होता है उसे नाम देते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है। तो दो तरीके से होते हैं हमारे गोलीय दर्पण। पहला जो होता है वो होता है अवतल दर्पण और दूसरा जो होता है वो होता है उत्तल दर्पण। तो जब हम बात करते हैं अवतल दर्पण की तो बतलाते हैं कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है,
धंसा हुआ होता है, तो उस दर्पण को क्या नाम देते हैं? अवतल दर्पण नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? अवतल दर्पण। फिर से सुन लीजिए कि अवतल दर्पण क्या होता है? तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? धंसा होता है, तो उस दर्पण को हम लोग क्या नाम देते हैं? अवतल दर्पण नाम देते हैं। जैसे फिगर में देखें, ये हमारा दर्पण है, इसको, इसका जो बाहरी सतह है उसको हम पेंट कर दिए। तो जब इसको हम पेंट कर दिए तब परावर्तन की जो क्रिया होगी वो अंदर की ओर से होगी, ठीक है। और ये जो अंदर वाला सतह है वो धंसा हुआ है, ये है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। और जो परावर्तक पृष्ठ है वो क्या है? अंदर की ओर धंसा हुआ है। अंदर की ओर क्या है? धंसा हुआ है। तो इसलिए यह जो दर्पण होगा, नाम दे रहे हैं इसको एक्स वाई नाम दे रहे हैं, या फिर ए बी नाम दीजिए, दूसरा नाम दे दीजिए ए और बी नाम दे दीजिए, ए और बी। तो जो ये ए बी दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो यही दर्पण क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। और जब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की, तो बतलाते हैं उत्तल दर्पण में कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? उभरा हुआ होता है। जैसे यहां पर ध्यान दें, इसको हम बना दे रहे हैं यहाँ पे, यहां पर हम बना रहे हैं उत्तल दर्पण, इसको यहाँ मिटा दे रहे हैं इतना। ये उत्तल दर्पण का फिगर यहाँ पर बना रहे हैं, उत्तल दर्पण। तो ये होता है उत्तल दर्पण। अब इसको अंदर से पेंट कर देंगे, जब अंदर से पेंट कर देंगे तो परावर्तक पृष्ठ क्या होगा? बाहर वाला, ये होगा परावर्तक पृष्ठ। फिगर में दिख रहे होंगे उभरा हुआ परावर्तक पृष्ठ, तो इसे क्या नाम देते हैं? उत्तल दर्पण नाम देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये जो टॉपिक था प्रकाश का परावर्तन और दर्पण और गोलीय दर्पण, इसको आप अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। कुछ परिभाषाएं, ठीक है। और इसमें हम लोग कौन कौन सा परिभाषा पढ़ेंगे? तो सबसे पहले पढ़ेंगे ध्रुव के बारे में, फिर पढ़ेंगे वक्रता केंद्र के बारे में, वक्रता केंद्र के बारे में, फिर पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या के बारे में, वक्रता त्रिज्या के बारे में, फिर पढ़ेंगे मुख्य अक्ष के बारे में, मुख्य अक्ष, फिर पढ़ेंगे फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, फिर पढ़ा जाएगा फोकस दूरी, फोकस दूरी, फिर पढ़ा जाएगा फोकस तल, फोकस तल। तो इतना हमको दर्पण से संबंधित जो परिभाषा है उसको पढ़ना है। तो एक फिगर से हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग परिभाषा पे आते हैं। ये हमारा दर्पण है और यह जो दर्पण है यह अवतल दर्पण है, क्योंकि इसको हम बाहर से कलय कर रहे हैं और इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है? धंसा हुआ है। इसलिए इस दर्पण को हम लोग क्या नाम देंगे? अवतल दर्पण नाम दे देंगे। मान लीजिए जो अवतल दर्पण है वो है हमारा एक्स और वाई, ठीक है। अब हम लोग पहला पढ़ते हैं ध्रुव। आखिर ध्रुव किसे कहते हैं? तो जो ये दर्पण हमारा है और इसका ये जो परावर्तक पृष्ठ है, इस परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है उसे दर्पण का हम लोग ध्रुव कहते हैं। क्या बताया जा रहा है कि ध्रुव में बताते हैं कि परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, परावर्तक पृष्ठ का
मध्य बिंदु क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव कहलाता है। और इस दर्पण के ध्रुव को हम लोग प्रदर्शित करते हैं P से। तो यह जो बिंदु है इसी को हम लोग क्या नाम दे देंगे? P। हो गया कि दर्पण के परावर्तक, ये परावर्तक पृष्ठ है अंदर की ओर से, ये वाला जो अंदर से है वो क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। तो इस परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है उस मध्य बिंदु को क्या नाम देंगे? दर्पण का ध्रुव नाम देंगे, जिसे हम लोग P से दिखाते हैं। अब आते हैं वक्रता केंद्र के लिए। तो वक्रता केंद्र की बात करें तो उसके लिए दो फिगर देखिए। ये हमारा कोई खोखला गोला है कांच का। तो जब गोला है तो इसका कोई ना कोई तो केंद्र रहा होगा। मान लेते हैं इसका जो केंद्र है वो क्या है? O है, या फिर इसको हम लोग C भी मान लेते हैं। O या C दोनों, चलो वो ही मान लो। खोखला गोला है, इसका कोई ना कोई केंद्र रहा होगा। तो इसके केंद्र को हम मान लेते हैं क्या है? C, सेंटर। अब इसको यहां से हम काट दिए। काटने बाद से जो छोटा वाला भाग मिला वो हमारा ये छोटा वाला भाग है। अब इसको हम बाहर से क्या कर दिए? कलई कर दिए। तो और इस वाले इस जो छोटा वाला भाग लिए हैं, यदि इसका हम बात करें तो यह छोटा वाला भाग इस गोले का ही भाग है। ये जो गोला है इसी का ये छोटा भाग है। तो जो इसका केंद्र होगा वो C ही होगा। यानी जो इस गोले का केंद्र है वही इसका भी केंद्र होगा। क्यों? क्योंकि भाई यह जो छोटा वाला भाग है इसी गोले का भाग है। तो कहा जाता है वक्रता केंद्र में कि वक्रता केंद्र क्या होता है? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है, गोले का भाग होता है, उस गोले का जो केंद्र होता है वह केंद्र उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। मान लेते हैं कि यह किसी खोखले गोले का भाग रहा होगा और उसका केंद्र रहा होगा ये। तो इस केंद्र को ही हम लोग क्या नाम देंगे? वक्रता केंद्र नाम देंगे। कि यह गोलीय दर्पण यानी XY जिस खोखले गोले का भाग था उस खोखले गोले का जो केंद्र रहा होगा वही केंद्र इस दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? C से दिखाते हैं इसको हम। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। तो जो ये वक्रता केंद्र है और ये जो ध्रुव है इन दोनों को मिला दीजिए। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती है उस रेखा को हम लोग नाम देते हैं वक्रता त्रिज्या और इसको दिखाते हैं R से। क्या बताया गया? कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है उस मिलाने वाली रेखा को क्या नाम देते हैं? वक्रता त्रिज्या नाम देते हैं। और वक्रता त्रिज्या को किसे दिखाते हैं? R से दिखाते हैं। फिर से ये तीनों हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले पढ़े हैं ध्रुव। ध्रुव में ये बताया जा रहा है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ध्रुव में ये बताया जा रहा है कि गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है उस परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है वह मध्य बिंदु ही गोलीय दर्पण का ध्रुव कहलाता है और इसे हम लोग P से दिखाते हैं। ठीक है, जैसे फिगर में देख रहे होंगे। फिर पढ़े हैं वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र में बताया जा रहा है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग था उस गोले का केंद्र ही इस दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। फिर बताया जा रहा है कि वक्रता त्रिज्या में कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? वक्रता त्रिज्या नाम देते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी है उस दूरी को हम लोग क्या नाम देते हैं? वक्रता त्रिज्या नाम देते हैं, जिसे हम लोग किससे दिखाते हैं? R से दिखाते हैं। यहीं पर एक बात याद रखिएगा कि जब हम अवतल दर्पण की बात करते हैं, अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होता है, अवतल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होता है यह वक्रता त्रिज्या होता है धनात्मक, सॉरी ऋणात्मक।
क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ध्रुव से किधर है, बाएं साइड है। जब भी हम बाएं साइड को चलते हैं तो दूरी किस में लेते हैं, ऋणात्मक में लेते हैं। और जब यही बात करते हैं अवतल दर्पण की, अवतल सॉरी उत्तल दर्पण की, अवतल नहीं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो जो उत्तल दर्पण होता है उसका जो वक्रता त्रिज्या होता है वो होता है धनात्मक, यानी उसको प्लस आर से दिखाएंगे। जैसे फिगर में देखें हम लोग, उत्तल दर्पण का भी फिगर यहां बना दे रहे हैं, उसको देख लीजिए। ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये कलई किया गया अंदर से, तो परावर्तक सतह किधर हो गया, बाहर की ओर हो गया। ये हमारा दर्पण हो गया कौन सा, इसका नाम ले लेते हैं ए और बी। ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो इसका परावर्तक पृष्ठ ये रहा, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होगा वह क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। अब ये जो गोला कंप्लीट होगा वो इधर से होगा, ऐसे बनेगा ये गोला। तो इसका केंद्र किधर पड़ेगा, दाहिनी साइड में पड़ेगा। मान लेते हैं ये इसका केंद्र है, सी है। तो ये कहलाएगा इस दर्पण का, गोलीय दर्पण का यानी उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। अब इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है, इस रेखा को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, आर नाम देते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चूंकि यह मूल बिंदु से यानी ध्रुव से दाहिने साइड में है, तो जब ध्रुव से दाहिने साइड में चलते हैं दूरी किधर लेते हैं, प्लस में, तो ये प्लस आर होगा। यहाँ पर ये क्या रहेगा, माइनस आर रहेगा। वैसे तो सिंबल में नहीं दिखाएंगे, बस ये समझने के लिए रहेगा। ये ऋणात्मक होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा, तो ऐसे ही बस रहने देते हैं। अब आते हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष में बताते हैं कि वह रेखा जो वक्रता केंद्र, वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है, उस रेखा को हम लोग क्या नाम देते हैं, मुख्य अक्ष। क्या बताया गया मुख्य अक्ष में, कि वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है उसे क्या नाम देते हैं, मुख्य अक्ष। जैसे इसमें भी देख लेंगे, ये हो जाएगा इसका मुख्य अक्ष, जो वक्रता केंद्र से भी जा रही है और कहां से जा रही है, ध्रुव से जा रही है, तो ये होगा इसका मुख्य अक्ष। अब आते हैं फोकस बिंदु और फोकस दूरी। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, फोकस बिंदु और फोकस दूरी। तो फोकस बिंदु और फोकस दूरी में क्या बतलाते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, तो ये प्रकाश किरण है जो मुख्य अक्ष के क्या हो रही है, समानांतर आ रही है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। और ये जो प्रकाश किरण है ये दोनों मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। इसमें भी देखेंगे उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में भी प्रकाश की किरणें क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी। तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है प्रकाश किरणें। ये जो प्रकाश किरणें हैं मुख्य अक्ष के क्या हो रही है, समानांतर आ रही हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर ये दोनों प्रकाश किरणें चल रही हैं। जब परावर्तन होगा तो परावर्तन होने के बाद से यह जो अवतल दर्पण है वह प्रकाश किरणों को मोड़ के मोड़ देगा, और मोड़ेगा तो ये कहीं न कहीं मुख्य अक्ष को काटेगा। तो जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, फोकस बिंदु। क्या नाम देते हैं, फोकस बिंदु नाम देते हैं। पहले अवतल दर्पण का समझ लीजिए अलग से, फिर उत्तल का समझा देते हैं अलग से, दोनों अलग अलग। तो जब हम बात करते हैं अवतल दर्पण के फोकस बिंदु की, तो हम बतलाते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं, और इसको हम लोग एफ से दिखाते हैं। ठीक है। जब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो उत्तल दर्पण होता है वह प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है। यानी जब ये उत्तल दर्पण प्रकाश किरणें आपतित होंगी
तो वह टकराने के बाद से कुछ इस दिशा में चले जाएंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसको मान लीजिए हमने क्या किया, आगे बढ़ाया। ये डॉट से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिर ये टकराने के बाद से क्या होगी, इधर चली जाएगी। तो अब ये दोनों कहीं नहीं मिल रही है मुख्य अक्ष पे, या मुख्य अक्ष को कहीं नहीं काट रही है। तो इसको भी जब पीछे बढ़ाए हैं तो देख रहे हैं इस बिंदु पे काट रहा है, तो इसको भी पीछे बढ़ाइए। तो जब इसको भी हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये भी क्या होगा, इस बिंदु पर काटेगा। तो यह जो बिंदु है यह कहलाएगा यह फोकस बिंदु उत्तल दर्पण का। तो जब परिभाषा की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण के सापेक्ष में बतलाते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है और टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जैसे आप जब इस प्रकाश किरण को यहां से देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि यह जो प्रकाश किरण है इस बिंदु से न आकर वह मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से आ रही है। तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी उस बिंदु को क्या नाम देते हैं, फोकस बिंदु नाम देते हैं। ठीक है, फिर दोनों देख लेते हैं कि लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, इसमें क्या लिखेंगे उत्तल दर्पण में, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। जब मिलती हुई प्रतीत होती है तो वो उत्तल दर्पण के सापेक्ष में हो जाएगा। यहाँ पे मुख्य जिस बिंदु पर क्या होती है, मिलती है, मिलती है, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेंगी वह बिंदु क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहलाएगा। और मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण का उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहेंगे। जब उत्तल दर्पण के फोकस बिंदु की बात करते हैं तो जो उत्तल दर्पण होता है इसका जो फोकस बिंदु होता है, फोकस जो बिंदु होता है वो होता है दाएं साइड में। उत्तल दर्पण का जो फोकस बिंदु होता है वो ध्रुव से दाहिने साइड में होगा। अब देखते हैं कि जो ये फोकस बिंदु है और जो ध्रुव है, तो फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं और इसको स्मॉल एफ से दिखाएंगे। ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग किससे दिखाएंगे, स्मॉल एफ से दिखाएंगे और उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, फोकस दूरी। यानी ये हो गया फोकस दूरी, फोकस दूरी। फिर से देख लें, फोकस दूरी क्या है, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। और उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ये होता है धनात्मक। कैसा होता है, धनात्मक। यदि हम बात करें अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, फोकस जो दूरी होती है वो होता है ऋणात्मक, निगेटिव। तो इसको याद रखिएगा कि जो हमारा अवतल दर्पण होता है उस अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है और जो उत्तल दर्पण होता है उस उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, तो हम लोग कहां तक पहुंच गए, तो हम लोग पहुंच गए फोकस बिंदु भी हो गया, फोकस दूरी भी हो गया। अब आते हैं फोकस तल की बात करते हैं। फोकस तल क्या होता है, तो फोकस तल क्या होता है कि एक ऐसा तल होता है जो इस मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, लेकिन वह कहां से होकर गुजरेगा, तो वह गुजरता है फोकस बिंदु से। कहां से गुजरता है, फोकस बिंदु से। तो उस तल को हम लोग क्या नाम देते हैं, फोकस तल नाम देते हैं। क्या बताया जा रहा है, फिर से सुनेंगे कि फोकस तल क्या होता है कि एक ऐसा तल जो इस मुख्य अक्ष के क्या हो, लंबवत हो। जैसे मान लो मेरा हाथ ये तल है, कोई पृष्ठ है और ये मुख्य अक्ष है, तो इसका लंबवत ठीक ऐसे रहेगा, लेकिन यह जो तल है वह फोकस बिंदु से होकर गुजरना चाहिए।
मुख्य अक्ष के लंबवत भी होना चाहिए और फोकस बिंदु से होकर गुजरना चाहिए। तो जब कोई तल मुख्य अक्ष के लंबवत हो और फोकस बिंदु से गुजरता है तो उस तल को क्या नाम देते हैं? फोकस तल नाम देते हैं। ठीक है, एक बार पुनः इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या पढ़े हैं? ध्रुव। तो ध्रुव में बताया गया है कि जो दर्पण होता है उस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे हम लोग P से दिखाते हैं। फिर वक्रता केंद्र पढ़े हैं, तो वक्रता केंद्र में बताया गया कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। फिर वक्रता त्रिज्या पढ़े हैं, तो वक्रता त्रिज्या में बताया गया है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, R से दिखाते हैं। यदि अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ऋणात्मक होती है, जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा गया है। बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है, इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो वक्रता त्रिज्या होता है धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है, फिर क्या हम लोग पढ़े हैं? हम लोग पढ़े हैं मुख्य अक्ष। तो बताया गया मुख्य अक्ष में कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? मुख्य अक्ष नाम देते हैं। फिर पढ़े हैं फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु में क्या बताया गया कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं अवतल दर्पण में, अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, उस बिंदु को दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण के लिए हम लोग बात करें फोकस दूरी की, तो बतलाते हैं कि फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं और इसका जो मान होता है वो ऋणात्मक आता है। उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण के फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? फोकस दूरी नाम देते हैं। और ये फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। फिर हम लोग पढ़े हैं किसके बारे में? फोकस तल के बारे में। तो फोकस तल के बारे में बताया गया है कि एक ऐसा तल जो मुख्य अक्ष के लंबवत हो तथा फोकस बिंदु से होकर गुजरता हो, तो उस तल को हम लोग क्या नाम देते हैं? फोकस तल नाम देते हैं। ठीक है, तो ये जो गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हैं आप लोग जरूर समझे होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं दर्पण का सूत्र। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं दर्पण के सूत्र की, दर्पण का सूत्र, तो जो दर्पण का सूत्र होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण का सूत्र कहलाता है, जहां f होता है वह दर्पण की फोकस दूरी होती है। दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। भी जो होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। यू जो होता है ये दर्पण से वस्तु की दूरी होती है। दर्पण से वस्तु की दूरी होती है। ठीक है, तो यही होता है आपका दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या मिलेगा? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहां f क्या होता है? दर्पण की फोकस दूरी, v क्या होता है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या होता है? दर्पण से वस्तु की दूरी। इसमें एक चीज याद रखना है कि जो दर्पण की फोकस दूरी होगा, यदि दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी
अब ये निर्भर करता है दर्पण पे। यदि दर्पण अवतल है, दर्पण क्या है, अवतल है, तो फोकस दूरी वो होगा ऋणात्मक। और यदि दर्पण क्या है, उत्तल है, तो फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक। ठीक है। एक चीज और याद रखना है, ये जो दर्पण से वस्तु की दूरी है, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की जो दूरी है वो सदैव होगा ऋणात्मक। सदैव क्या होगा, ऋणात्मक। कोई भी दर्पण हो, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, u का जब मान हम लोग रखेंगे, u यानी दर्पण से वस्तु की दूरी, तो याद रखिएगा कि उसका मान सदैव किस में रखेंगे, ऋणात्मक रखेंगे। तो इस वाले फार्मूले में ये दो चीजें आप ध्यान में रखेंगे कि जो दर्पण का फार्मूला है 1/f = 1/v + 1/u, में जो दर्पण की फोकस दूरी होगी वो दर्पण के अनुसार चलेगा। यदि दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है, तो फोकस दूरी ऋणात्मक लेंगे। और यदि दर्पण कौन सा है, उत्तल है, तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी किस में लेंगे, धनात्मक लेंगे। और दर्पण से जब वस्तु की दूरी की बात करेंगे तो वो सदैव किस में रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, चाहे दोनों में से कोई भी दर्पण हो। एक संबंध और देख लेते हैं, संबंध है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, फोकस दूरी में संबंध। ठीक है। जो दर्पण होता है गोलीय दर्पण, उस गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है और जो वक्रता त्रिज्या होता है, उन दोनों में क्या संबंध होता है। जब हम फोकस दूरी की बात करते हैं, जो f होता है वो f होता है हमारा कितना, r/2 होता है। ठीक है। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं r = कितना, 2f, यानी फोकस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अथवा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। ये दो फार्मूले याद रखेंगे, सवाल में इसका प्रयोग होगा। ये जो वक्रता त्रिज्या तथा जो फोकस दूरी है उनमें क्या संबंध होता है। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध होता है वो होता है f = r/2 या r = 2f होता है। तो ये दो फार्मूले थे, एक दर्पण के सूत्र से और एक दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, आवर्धन या रेखीय आवर्धन। दर्पण का रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। जब हम रेखीय आवर्धन की बात करते हैं तो रेखीय आवर्धन में हम लोग ये बतलाते हैं कि जो हमारे दर्पण है, चाहे वो अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, इनके द्वारा जो वस्तु है और जो प्रतिबिंब है उनकी लंबाइयों में क्या अनुपात बना है। जो ये दर्पण है, जो प्रतिबिंब बनाया है उसकी लंबाई क्या है, और इसके सामने जो वस्तु रखे गए हैं उनकी लंबाई क्या है। जब उन दोनों लंबाइयों का अनुपात निकालते हैं तो उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, रेखीय आवर्धन नाम देते हैं। और रेखीय आवर्धन किससे दिखाते हैं, एम से दिखाते हैं। तो इसमें हम लोग बतलाते हैं, दर्पण द्वारा बने, दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को दिखाते हैं आई से, प्रतिबिंब की लंबाई, तथा वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को दिखाते हैं ओ से। क्या बताया जा रहा है, दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई यानी आई तथा वस्तु की लंबाई यानी ओ के अनुपात को, के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, या दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं।
तो ये होता है रेखीय आवर्धन कि किसी भी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और जो वस्तु है उस वस्तु की जो लंबाई होता है उसे क्या नाम देते हैं? रेखीय आवर्धन नाम देते हैं। इस रेखीय आवर्धन को हम लोग दिखाते हैं किससे? एम से। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो रेखीय आवर्धन है, रेखीय आवर्धन जो है, रेखीय आवर्धन m बराबर, यहाँ m ले लेते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई यानी I बटा वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई O। ये जो अनुपात है इसे क्या नाम देते हैं? रेखीय आवर्धन। यह हम लोग लगाते हैं m इज इक्वल टू I बाई O। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब दर्पण का रेखीय आवर्धन होगा तो यहाँ पर ऋणात्मक लेंगे। ऋणात्मक क्यों लेंगे? क्योंकि जो इमेज बनेगा यानी जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। और जब उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो I का मान क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो जो रेखीय आवर्धन है m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस I बाई O। इसी को नाम देते हैं हम लोग दर्पण का रेखीय आवर्धन, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि m इज इक्वल टू होता है माइनस I बाई O बराबर V बाई U, या m इज इक्वल टू I बाई O इज इक्वल टू माइनस V बाई U। ये जो फार्मूले आप देख रहे हैं इसी फार्मूले को हम लोग रेखीय आवर्धन के रूप में क्या करते हैं? समझते हैं। रेखीय आवर्धन m बराबर क्या होगा? I माइनस I बाई O होगा, या m बराबर क्या होगा? माइनस I बाई O बराबर V बाई U होगा, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू I बाई O बराबर माइनस V बाई U। जहां पर I क्या है? तो I है प्रतिबिंब की लंबाई। I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, यहां लिख दे रहे हैं। I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। I प्रतिबिंब की लंबाई है। जो O है वो क्या है? वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई है। U यहां पर देखिए लिखा गया है। दर्पण से क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है U, सॉरी V, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। जब U की बात करते हैं तो दर्पण से वस्तु की दूरी U होता है। दर्पण से प्रतिबिंब दूरी क्या होता है? V होता है, और दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होता है? U होता है। और I को क्या लिया गया? प्रतिबिंब की लंबाई, और वो क्या लिया गया? वस्तु की लंबाई। तो ये है आपका रेखीय आवर्धन। पुनः एक बार देख ले इसे कि रेखीय आवर्धन क्या है कि किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना जो प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उसे उस दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को m से दिखाते हैं। यदि मान ले हम किसी वस्तु की जो लंबाई है वो O है और प्रतिबिंब की लंबाई क्या है? I है, तो रेखीय आवर्धन m बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। ये हो जाएगा m बराबर I बाई O। लेकिन ये ऋणात्मक में रहेगा। दर्पण के लिए क्या रहेगा? ऋणात्मक रहेगा। और इसी को हम लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू माइनस I बाई O बराबर V बाई U। अब इसको हम लोग दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I बाई O माइनस को इसके साथ ले लेंगे तो माइनस V बाई U। तो ये सब क्या है? रेखीय आवर्धन का फार्मूला है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। एक बार इसको खूब अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि जितने भी टॉपिक आज हम लोग पढ़े हैं वो एकदम सब आपको अच्छे से क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। अभी इसमें हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उसके जो नियम होते हैं, कैसे हम प्रकाश किरणों को चलाते हैं, कब प्रकाश किरण कहाँ पर मिलेगा, कैसा इमेज बनेगा, किसको हम लोग वास्तविक कहेंगे, किसको हम लोग आभासी कहेंगे। इसको हम लोग एक अलग से वीडियो बनाकर उसको हम लोग देख लेंगे कि कैसे दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।